वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थियरी, यानी कि संघर्ष के सिद्धांत के अंदर के मूलतः अवधारणात्मक सोर्सेज क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साधारण शब्दों में कहें तो हम कॉन्फ्लिक्ट थियरी के इतिहास को जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। उसके अंतर्गत हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हम ये देखना चाहते हैं, चूँकि हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी की है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की है, तो हम ये मानते हैं कि समाज का मूल्यांकन करने में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और समाज के अंदर स्टेबिलिटी रहे, समाज के अंदर इक्विलिब्रियम रहे, उसके लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को महत्व दिया जाता रहा है। और आम धारणा यह है कि समाज में संघर्ष कोई अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए संघर्ष को बहुत अधिक महत्व बौद्धिक स्तर पर नहीं मिला है, ऐसा लोगों के अंदर आम धारणा है या उनके मन में इसको लेकर कुछ भ्रम है। लेकिन वास्तविकता यह है, यदि हम देखें कि हम सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि संघर्ष सामाजिक जीवन और समाज के लिए एक अनिवार्य तत्व है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यदि हम कहें, यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि संघर्ष और उसके संकल्प समाज का मुख्य तथ्य है, तो उसकी परंपरा को जानने के लिए हमारे पास में वृहद साहित्य भी उपलब्ध है। बहुत लंबे काल से हम देखें तो लोगों ने संघर्ष की अवधारणा का प्रयोग समाज को समझने के लिए किया है और पूर्व में भी किया गया था और आज भी कर रहे हैं। और हमें यह भी इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जब हम संघर्ष के सिद्धांत की या दृष्टिकोण की बात करते हैं तो प्रत्येक समाज को अपने संघर्ष के अस्तित्व के लिए संघर्ष के यथार्थ की जानकारी होना आवश्यक है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक समाज में को यह स्वीकार करना होगा कि उसका अस्तित्व संघर्ष पर ही आधारित है और संघर्ष का जो यथार्थ है उसके बारे में उसको जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसा कोई भी समाज मानव इतिहास में दिखाई नहीं देता जहां पर केवल सौहार्द रहा हो, कोऑपरेशन रहा हो, एडजस्टमेंट्स रहे हो। हर सोसाइटी के अंदर हमें वो सामाजिक प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं जिसको हम संघर्ष कहकर संबोधित करते हैं। और संघर्ष का परिप्रेक्ष्य जो है केवल पश्चिम के समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें ओरिएंटल सोसाइटी के अंदर भी, एशियन समाज में भी हमें देखने को मिलता है। और हम कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि समाज कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह संघर्ष के वस्तुनिष्ठ यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और इसी कड़ी में आगे चलते हैं तो हम देखते हैं प्राचीन चीन के अंदर जो हैन फी तेजू थे उन्होंने भी इसके अंदर अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जब हमें हैन फाई तेजू की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये कौन है? ये ली स्यूस के प्रधानमंत्री थे और जो कि अपने काल में बहुत बड़े डिक्टेटर रहे हैं। और इन्होंने ये ली सू के टीचर भी रहे हैं, उनके गुरु भी रहे हैं और उन्होंने इस बात को पर बहुत अधिक जोर दिया कि समाज का सार शक्ति है। व्यक्ति स्वयं में कमजोर और आलसी है, कानून का कार्य उन्हें अच्छा व्यक्ति बनाना है और दंड का भय ही उन्हें कार्य करने के लिए बाध्य करता है। यहाँ पर हम जब हैन फी तेजू की बात को देखते हैं तो उनके अनुसार समाज का मूल आधार शक्ति है। बिना शक्ति के समाज निर्मित नहीं हो सकता। वे कहते हैं ये शक्ति ही है जो मनुष्य की आलस्य को दूर करती है और मनुष्य की कमजोरी को दूर करती है। इन्होंने कहा ये शक्ति ही है जो कानून के रूप में हमें दिखाई देती है, मनुष्य को अच्छा इंसान बनने के लिए बाध्य करती है। और डर, उसके मनुष्य के अंदर किस चीज का डर है? उसको दंड का, सजा का उसके अंदर डर होता है और उस भय के कारण वह अपने कार्य को समय पर पूरा करता है और पूरी निष्ठा के साथ में करता है। इन रूलिंग the world one must act in accord with human nature, distributing rewards and punishments addressed to their likes and dislikes. उनका ये मानना है यदि आपको इस संसार के ऊपर राज्य करना है तो मनुष्य के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा? हमें इस प्रकार से
परितोषक और सजाएं देनी होंगी, जिसके द्वारा हमें उन सामने वाले व्यक्तियों की लाइक्स और डिसलाइक्स के अनुसार उसका वितरण करना होगा, तभी हम व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि बात केवल चाइना तक ही नहीं है, हम क्लासिकल ग्रीस तक जाते हैं तो हर्कुलिटस का भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर्कुलिटस सभी वस्तुओं की अस्थिरता से प्रभावित थे। वे मानते थे कि इस संसार में चाहे प्रकृति हो या समाज हो, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, वह अस्थिर है और इसकी अस्थिरता से वे बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने संघर्ष को दृष्टिगत रखते हुए विश्व का कानून बना दिया। इन्होंने संघर्ष को दृष्टिगत विश्व का कानून बना दिया। उनका मानना था जो कुछ भी दिखाई देता है वह अपने विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। यहाँ पर हम हर्कुलिटस की बात करें तो वे परिवर्तन के माध्यम से संघर्ष को समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं समाज के अंदर या प्रकृति के अंदर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज स्थायी या स्थिर नहीं है, अस्थिर है। और उन्होंने कहा कि संघर्ष को उन्होंने विश्व का कानून बना दिया। कहने का मतलब उन्होंने कहा विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु या सामाजिक संबंध नहीं है जो परिवर्तित नहीं होते। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो परिवर्तन किस और बतलाते हैं, विपरीत की और परिवर्तन बतलाते हैं। ये इवोल्यूशन की बात नहीं करते, ये संघर्ष की बात करते हैं। तो कहा कि विपरीत दिशा की ओर परिवर्तन होता है। संघर्ष विश्व का न्याय, संघर्ष क्या है, विश्व का न्याय है। युद्ध प्रत्येक वस्तु का पिता और राजा है। और इसी बात में सोफिस्ट जो कि प्रत्यक्षवादी हैं ने भी संघर्ष के सिद्धांत को महत्व दिया है। तो हम ये पाते हैं कि ये इतना अधिक महत्वपूर्ण इन्होंने संघर्ष को माना है कि इन्होंने कहा पूरे विश्व को जो न्याय प्राप्त होता है वह संघर्ष के द्वारा ही होता है। उनका कहने का अभिप्राय क्या है कि जब समाज के अंदर कोई प्रताड़ित होता है तो वह संघर्ष करता है। किससे संघर्ष करता है? जो डोमिनेंट ग्रुप है उसके साथ संघर्ष करता है। और हेराक्लिटस कहता है कि संघर्ष के द्वारा ही प्रताड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। और वे युद्ध को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं युद्ध क्या है, हर वस्तु का पिता और राजा है। बिना युद्ध के किसी भी चीज का विकास संभव नहीं है। और सोफिस्ट जो कि प्रत्यक्षवादी हैं उन्होंने भी संघर्ष के सिद्धांत को महत्व दिया है। और इसी प्रकार प्रोटोगोरस ऑफ एबेद्रा, आई मस्ट टेल यू अगेन, प्रोटोगोरस ऑफ एबेद्रा ने ज्ञान का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इनका ये ज्ञान का सिद्धांत हेराक्लिटस के सिद्धांत पर आधारित है। और इन्होंने भी परिवर्तन के विचार पर अपने सिद्धांत को आधारित माना है। प्रोग्रेटस हेराक्लिटस के साथ साथ इस बात को स्वीकार करते हैं समाज के अंदर परिवर्तन अनिवार्य है और इसी परिवर्तन से ज्ञान का विकास होता है। वे मानते हैं यदि परिवर्तन नहीं होगा तो ज्ञान विकसित नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है, हमारे अंदर असहजता उत्पन्न करता है, हमारे को नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए नए साधनों को खोजने के लिए मजबूर करता है। संक्षेप में परिवर्तन हमें नए नए इन्वेंशंस, नई नई खोज करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए प्रोटोगोरस का सिद्धांत भी हेराक्लिटस के परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसी प्रकार गॉर्गियस ऑफ लियानाथी ने मनुष्य के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए इल्यूजन को, जोड़ तोड़ को, महत्व को स्वीकार किया है। वे भी कहते हैं कि मनुष्य को जो भ्रमित होता है, मनुष्य के अंदर जो आभास की प्रक्रिया है उसको जोड़ तोड़ करके हम जोड़ तोड़ के महत्व को स्वीकार करते हैं और कहते हैं उसी से समाज में परिवर्तन आता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेटियस कानून को एक ऐसे साधन के रूप में देखते हैं जो मनुष्य के अंदर की पशुता को नियंत्रित करता है और धर्म भय के माध्यम से व्यक्ति को अच्छा बनाए रखता है। तो इस प्रकार इन्होंने भी कहा कानून कैसे बनता है। इन्होंने कहा कानून व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए है। प्रत्येक मनुष्य में एक एनिमल ट्रेट्स होते हैं, उन एनिमल ट्रेट्स को हम कानून के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं और मनुष्य को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। और धर्म भय का एक माध्यम
माध्यम है, रिलीजन इज अ टूल, और जिसके माध्यम से हम व्यक्ति को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जब हम कहते हैं अच्छा बनाना, भय उत्पन्न करना, नियंत्रित करना, इस सब का अभिप्राय क्या है? समाज में जब संघर्ष होता है, उस संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए हमें कानून का निर्माण करना पड़ता है, मूल्य और मानदंडों का निर्माण करना पड़ता है। तो ये मूल्य मानदंड जिसकी बात स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच करती है कि समाज में स्टेटस को बना रहे, तो संघर्ष का सिद्धांत हमें समझाता है इनकी उत्पत्ति होती क्यों है वो समझना जरूरी है। तो इन्होंने कहा इसकी उत्पत्ति इसलिए होती है, समाज में संघर्ष होता है और उस संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए हम कानून, धर्म इत्यादि की बात करते हैं। और जब आप परिवर्तन की बात करते हैं तो इन्होंने कहा परिवर्तन सदैव इवोल्यूशन हो, विकास हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये परिवर्तन जो है संघर्ष के कारण समाज जब परिवर्तित होता है तो इन्होंने कहा वही परिवर्तन समाज को आगे विकास की ओर ले जाता है। तो अभी तक जो मैंने आपको संक्षेप में बताया है, बहुत थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, अभी हमें और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी होगी, लेकिन इसको आप थोड़ा सा समझें और